नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की एक बार फिर से। ईरान में दरअसल ऐसा अचानक से क्या हो गया कि वहां की सत्ता डगमगाने लगी। खामनेई जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान में हालात लगातार दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? बाकी मुस्लिम देश इसके पीछे क्या तर्क रख रहे हैं? उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है या उनकी तरफ से क्या बातें की जा रही हैं? इन सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ईरान में जो हालात हुए हैं उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो ये सब करा रहे हैं। क्या अचानक से ये सब हो गया या फिर इसके पीछे कोई साजिश काम कर रही है? जैसा कि हम इसराइल को देखते हैं, इसराइल और ईरान के बीच एक कट्टर दुश्मनी हम बीते दिनों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसके पीछे अमेरिका और इसराइल काम कर रहा है, मोसाद काम कर रही है? बहुत देखिए, बात यह है कि शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई परमाणु कार्यक्रम को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में अंतर्द्वंद छिड़ा। उसके बाद ये सार्वजनिक मंच पर आया। अमेरिका ने कहा कि आप परमाणु संपन्नता को छोड़ दीजिए या परमाणु संवर्धन को छोड़ दीजिए, लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद स्नैपबैक मैकेनिज्म लाया जाता है। E3 देश आप जानते ही हैं कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश हैं जिन्होंने एक प्रकार से प्रेशर बनाने का काम किया। हालांकि इन्हीं की तरफ देख रहा था एक वक्त में ईरान की यहां से कुछ बात बन जाएगी और उसे कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब स्थिति ये हो गई है कि ईरान के जितने भी सहयोगी रहे हैं, चाहे वो हम लेबनान की बात कर लें, यमन की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें और इसके अलावा हिजबुल्लाह और तमाम फिलिस्तीन की बात कर लें, ये सब एक प्रकार से इजराइल की तरफ से अभी तक न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कहीं ना कहीं जो इनके बड़े सर थे, इनको दबा दिया गया, इनकी ताकत को कमजोर कर दिया गया। और शायद ये वही वक्त है, इसी का इंतजार किया जा रहा था कि ऐसा हो और उसके बाद फिर हम ईरान को कंट्रोल में करने के लिए इस प्रकार की चीजें करें। बिल्कुल। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये क्या खुद ब खुद आंदोलन शुरू हुआ? क्या ये वाकई में जिस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है ईरान, उसी का गुस्सा है या स्फुरित गुस्सा, जिसको कहते हैं कि अंदर से गुस्सा फूट पड़ा, उबाल आ गया, ये वो है या फिर कुछ लोगों का इसके पीछे हाथ है, कोई साजिश बड़ी है? बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि इसमें साजिश तो है ही। और आप देखिए, जिस देश में 2015 के बाद से JCPOA के बाद जिस तरीके से प्रतिबंध कम हुए थे, लेकिन 2018 के बाद से जिस तरीके से प्रतिबंध लगते हैं, आज 2026 चल रहा है, इतनी दिनों से प्रतिबंध एक तरीके से झेल रहा है ईरान, तो आर्थिक संकट तो आना ही था। और इस तरीके का प्रदर्शन का भी आकलन पहले ही किया जा चुका था। ट्रंप बस खाली समय का इंतजार कर रहे थे और समय जब आया तो 2 दिन बाद ही, मतलब 48 घंटे बाद ही उनकी धमकी भरी एक तरीके से बयान भी आ जाता है, पोस्ट करते हैं और पोस्ट में ये लिखते हैं कि मैं प्रदर्शनकारियों के अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो इसका अंजाम जो कि ईरान को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इस बयान का मायने यही निकलता है कि समर्थन के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में है। लेकिन बात अगर आर्थिक संकट की जाए तो 1979 से अगर देखा जाए, तो जब से खामनेई साहब आए हैं तो कभी भी अमेरिका से और ईरान की बनी नहीं है। कुछ दिनों जून के पहले अगर देखा जाए तो एक परमाणु वार्ता भी चल रही थी अमेरिका के साथ, लेकिन वो भी बात बनी नहीं। कई चरणों में वो बातचीत शुरू हुई थी। ओमान में बैठक भी हुई थी, इस पर हम लोग बहुत सारी वीडियो बना करके जानकारी दे चुके हैं। तो वो ओमान में जो बैठक चली थी वो भी एक तरीके से असफल रही और ट्रंप इससे बहुत खफा थे। लेकिन अब इसमें जो कि बल जो मिला है प्रदर्शनकारियों को, जो उसमें प्रदर्शनकारी शामिल हैं, उसमें छात्र हैं और व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, कुछ आम जनता भी उसमें शामिल है। लेकिन हाँ, खामनेई के अगर पक्ष की बात की जाए वहां पर ईरान में, तो खामनेई के पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन फैल रहा है सभी शहरों में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि खामनेई के समर्थन में आने वाले समय में लोग वहां पर रहें, क्योंकि प्रदर्शन जो हो रहा है वो पूरी विरोध में है। मतलब आप ये आप मैं कहना चाह रहे हैं कि अंदर ही अंदर गुस्सा, उबाल और विरोध विद्रोह जो है वो बहुत ज्यादा इतने लेवल तक पहुंच गया है कि जैसा हमने नेपाल में देखा वैसी परिस्थितियां, या बांग्लादेश में जैसा देखा हमने वैसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं।
एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं आनंद कि अभी हमने बीते साल में देखा बड़े उठापटक हुए और ईरान जो है वो हमेशा से बातचीत के कोर पॉइंट में रहा। इस बीच उसके साथ जो लोग खड़े हुए उस वक्त नजर आ रहे थे, मसलन चाइना, रूस हो गया, पाकिस्तान, इसके अलावा तुर्की, यमन, ये सारे मुल्क कहाँ गए हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या निकल कर सामने? देखिए, सीरिया भी समर्थन में था, लेकिन सीरिया में जब बशर सरकार थी तब हो रहा था, लेकिन अब जो सरकार आई है वो पूरे ट्रम्प के समर्थन में है, तो सीरिया से एक तरीके से रास्ता वहां से खत्म हो गया, सीरिया से कमजोर हो गया ईरान। दूसरा, अगर बात किया जाए यमन से, तो यमन में जो है कि हुती विद्रोही जो है वो एक तरीके से वहां सऊदी भी उससे खफा रहता है हुती विद्रोहियों से। अब पुराना इतिहास देखेंगे तो सऊदी और हुती विद्रोहियों का बहुत हमला चला है, तो ईरान से अगर कहीं ना कहीं सऊदी भी परेशान था इस कारण से। और यमन की जो सरकार है उसमें हुती विद्रोहियों का थोड़ा बहुत उसमें इंटरफेयरिंग था, लेकिन जब हुती विद्रोहियों पर चारों तरफा इजराइल, सऊदी अरब और इधर आप अगर देखें तो अमेरिका, तो ये हुती कमजोर हो गया, तो यमन से भी उसको समर्थन कम मिलने लगा। फिलिस्तीन में आपको पता है कि कितने दिनों से वहां पर लड़ाई चल रही है, तो हमास वहां पर समर्पण के एकदम मोड में खड़ा हुआ है, समर्थन एकदम कर दिया है कि समर्पण हम करने के लिए तैयार, मतलब उतना रिटेलिएट नहीं कर, फिलिस्तीन से वहां से कमजोर हो गया। अब बात करें लेबनान की, तो लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह था वो आपको भी पता है कि पहले ही समर्पण कर चुका है। अब बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देखिए दोनों तरफ से वो तालमेल बैठाना चाहता है, हालांकि ईरान कभी भी तालमेल बैठाना नहीं चाहता था। अब पाकिस्तान जब जब भी मुश्किलों में पड़ा है ईरान खुल करके समर्थन किया, लेकिन आज के समय में आप देखिए पाकिस्तान छोड़िए सभी मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में अभी तक बात नहीं की। 12 दिन हो गए हमले के, 12 दिन, हाँ 12 दिन प्रदर्शन के हो चुके हैं। ओआईसी से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। रह गई बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस पर अभी चुप्पी साधा हुआ है। वो इसलिए चुप्पी साधे हुआ अमेरिका से गलबैया भी, तो बिल्कुल, क्योंकि मुनीर और वो जो पीएम है वहां के, वो जाकर के वहां पर डिनर कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो ईरान के समर्थन करेंगे। और बात अगर ये देखा जाए तो ईरान समर्थन इसलिए करता है पाकिस्तान क्योंकि इजराइल का पूरा विरोध है, और आपको भी पता है कि इजराइल ने भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा करके रखा है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान से उधर से भी कमजोर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से बना करके रखना है। रह गई बात अगर हम दूसरे मुल्कों का किया जाए, तुर्की की बात करें, उसके पहले चाइना और रशिया का थोड़ा बिल्कुल, चाइना रशिया की अगर बात की जाए, रूस जो है वो हमेशा से खुले समर्थन किया है, आज भी कर रहा है प्रदर्शन पर। अभी तक रूस का जो बयान आया वो यही आया हुआ है कि जो वहां की सरकार है उनसे बात करे प्रदर्शनकारी, और जो भी मैटर है उसको और बातचीत में सुलझा सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन से और माहौल बिगड़ेंगे और आर्थिक जो संकट है वो गहराएगी। रह गई चीन की बात, तो चीन के भी बहुत सारे ऐसे डील चल रहे हैं हमें ईरान से, तो चीन भी चाहता है कि संतुलन बना रहे ईरान में जो सरकार है वो संतुलन बना के रखे। बिल्कुल, बिजनेस करना है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, तुर्की की तो बात आप बताइए, लेकिन साथ ही में इसके बाद ये भी मुझे बताइए कि ईरान में जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, क्या ये जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये बात उछाली जा रही है कि वहां रिजीम चेंज हो सकता है, या वाकई में वहां पर सत्ता परिवर्तन के हालात बनते नजर आ रहे हैं, या खामनेई जो है इसको कंट्रोल करने में कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं, या कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, पहले तो हम तुर्की की बात कर लेते। तुर्की क्या है कि हमेशा से वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, लेकिन अभी 12 दिनों से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी बयान नहीं आया है ईरान के समर्थन में कि ईरान के पक्ष में है या फिर खामनेई साहब के पक्ष में। कभी भी ऐसा कोई अभी तक तुर्की की बयान नहीं आया, वो भी बचना चाह रहा है। रह गई बात सत्ता परिवर्तन की या फिर रिजिम चेंज की, तो रिजिम चेंज की वही जो बात हम पहले बोल रहे थे कि रजा जो पहलवी हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी फिर से ईरान में वापसी हो जाए। जिस तरीके से नारे प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन बनाने में एक तरीके से सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो भी उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जारी किया था। वीडियो के मैसेज में यही दिया था एक तरीके से कि वो प्रदर्शनकारियों को समर्थन कर रहे हैं और उसका रहे हैं कि आप ईरान के सरकार जो है उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन करिए, आपका सपोर्ट इधर से मिलेगा।
दूसरी बात, वहां पर जो है कि इस प्रदर्शन जो है कि अभी भी मैंने आपको बताया कि 88 शहरों में वहां पर प्रदर्शन फैल चुका है, जिसके कारण से वहां पर बहुत सारे ऐसे शहर जहां पर सुरक्षा बल खुद ही पीछे हो चुके हैं। रह गई बात खामनेई साहब की, तो खामनेई साहब अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ बोल नहीं रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन पर, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है कि अगर प्रदर्शनकारी देश की नुकसान करेंगे, देश को अगर नुकसान करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। आप प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, प्रदर्शन करिए, अपनी बातें रखिए, लेकिन सरकार से भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। खामनेई साहब चाहते हैं कि जैसे भी करके वहां की जो ईरान की जो सरकार है वो बातचीत करके मामले को सुलझा ले, लेकिन आने वाला जो समय है बहुत ही ईरान के लिए मुश्किल भरा है, क्रूशियल रहने वाला है। हाँ। और क्रूशियल इसलिए भी रहने वाला है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान अपनी सत्ता, अभी जो सत्ता में है खामनेई साहब, वो अपनी सत्ता को बचा ले, उनके लिए जितनी ज्यादा टेंशन इस बात को लेकर है, उससे ज्यादा टेंशन उनके विद्रोही या विरोधी जो हैं उनको इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि खामनेई साहब बचाकर ले जाएं अपनी सत्ता, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब जो हो रहा है इसको खामनेई साहब कुचल दें या कंट्रोल कर लें, क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि कई सारी महाशक्तियां जो हैं वो इस बात की भरसक कोशिश कर रही हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो। इसकी बात इसराइल बहुत पहले से करता हुआ आया और इसराइल ये भी कहता हुआ नजर आया है कि हमें दिक्कत ईरान से नहीं है, हमें दिक्कत है वहां पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे, और अगर पुरानी शाह जो है उनकी वापसी हो जाती है, रजा पहलवी की वापसी हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पहले हमको याद भी है कि 1989 की जब आप बात बता रहे हैं तो तब ईरान बिल्कुल बदला हुआ था। बिल्कुल, लेकिन अब अगर वापसी होती है, रिजिम चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर वही आएगा, वही डील होगी परमाणु डील की, भाई परमाणु डील आप करिए, परमाणु वार्ता करिए अमेरिका से, और अगर रजा पहलवी आते हैं तो कहीं ना कहीं ये डील सफल भी हो जाएगी और ट्रम्प जो चाह रहे थे वो हो जाएगा। जिस तरीके से वेनेजुएला में तेल पर कब्जा कर चुके, हो सकता है आने वाले समय में अगर रिजिम चेंज होता है तो रजा पहलवी जो इराक के हालात हमने देखे हैं, कोई नए नहीं है। अमेरिका सदा सर्वदा अपना हित ही देखता आया है। ईरान की अपनी समझ हो सकती है, अपनी जिद भी हो सकती है, अपनी बातें हो सकती हैं, अपने मुद्दे हो सकते हैं, अपनी ताकत हो सकती है, धृष्टता हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अमेरिका की नीयत ये बिल्कुल साफ है, उसको तय उसका लक्ष्य तय है। अपना नुकसान जो है वो कभी करता नहीं अमेरिका, अपना फायदा देखकर हर जगह हाथ डालता है, और अमेरिका इस वक्त यही यहां पर कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह है, दिलचस्प बात यह है कि क्या खामनेई साहब इस सब को कंट्रोल कर पाएंगे। उनकी ताकत इतनी आला बताई जाती है, तो क्या इतनी आला ताकत के शहंशाह जिनको कह देते हैं लोग, वाकई में वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे इतनी अपनी ताकत के बल पर, या फिर अमेरिका जो चाहता है वही हो जाएगा, और फिर रजा पहलवी की जो बात हो रही है क्या वही आएंगे सत्ता में, या फिर कुछ और होने वाला है। इजराइल का क्या गेम है, इस सब पर नजर बनी हुई है। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद।